सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स उसकी एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो आपको बताना है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। सिंपल सा एक रूल पहले समझ लो तो इसको करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा इरैशनल नंबर है, इनको आपस में ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, इन चारों में से कुछ भी कर लो, हमको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा एक इरैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमको दिया है वो क्या और आगे सॉल्व हो सकता है। अगर सॉल्व हो सकता है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे और जब इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा कि हाँ अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तब हम ये कंडीशन लगाएंगे कि देख लो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इनमें से कुछ हो रहा है और एक रैशनल और दूसरा इरैशनल हो तो हमेशा आंसर आपको एक इरैशनल नंबर मिलेगा। फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, 2 हमारा रैशनल है, √5 इरैशनल है। कंडीशन पूरी हो गई, यानी डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ये आपका इरैशनल है। सेकंड वाला देखो, अभी ये सॉल्व हो सकता है। अगर इस ब्रैकेट को हम हटा दें तो हमारा देखो प्लस का √23 और ये माइनस √23 दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, यानी इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23 ये दोनों मिलके आपस में 0 हो जाएंगे। सेम नंबर है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आपका 3 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख सकते हो या स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो इट इज़ अ रैशनल नंबर, तो 3 आपका रैशनल है। थर्ड वाला देख लो, 2√7 7√7। अब यहाँ देखने से ये लग रहा है कि न्यूमरेटर में भी √7 है, डिनोमिनेटर में भी √7 है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 2/7 बचेगा। और 2/7 आपका क्या होता है, रैशनल होता है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। 2 और 7 आपका इंटीजर है, जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं, सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो ये हमारा रैशनल हो गया। फोर्थ वाला देखो 1/√2 डिवीजन हो रहा है, एक रैशनल दूसरा इरैशनल, तो क्या होगा, मैंने जो कंडीशन बताई इरैशनल होगा, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो इरैशनल। फिर फिफ्थ वाला देखो 2 पाई है, यानी 2 और पाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रैशनल है पाई इरैशनल है, आंसर क्या आएगा, इरैशनल आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाला है ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √2, फिर दूसरा ब्रैकेट 2 प्लस √2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। कैसे ओपन होगा, एक ब्रैकेट का हर नंबर दूसरे ब्रैकेट के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले वाले ब्रैकेट का अगर हम 3 उठा लें तो दूसरे वाले ब्रैकेट में जो 2 है उससे एक बार मल्टीप्लाई होगा और जो √2 है उससे ये 3 एक बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम √3 उठा लें तो √3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 6 हो जाएगा, प्लस 3 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 हो जाएगा, प्लस √3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा। रूट वाला हम बाद में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते कि √3 और 2, नहीं तो मल्टीप्लाई हम √3 और 2 को कर रहे हैं ना, लेकिन लिखेंगे हम जो रैशनल वाला पार्ट है उसी को पहले लिखेंगे। प्लस √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, बुक में आपके पीछे दी हुई है कि √a और √b आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक रूट लगा लो और a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब √3 और √2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, √6। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, जितना सिंप्लीफाई होना तो हो गया, यही आंसर है। सेकंड वाला देखो, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी और a माइनस बी, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर आता है a² माइनस b²। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नंबर वही है, बस एक बार आपस में ऐड हो रहे हैं, दूसरी बार सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है, 3 और √3 वही नंबर है, दोनों ही ब्रैकेट में एक बार प्लस का साइन है दूसरा माइनस का साइन है, यानी ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है। तो अगर 3 को हम a मान लें और √3 को b मान लें तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा 3, और आंसर आ गया हमारा 9 - 3 6। थर्ड वाला पार्ट है √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो √5 को a मान लेते हैं, √2 को हम b मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस b यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 √2
√5 का स्क्वायर आपका 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस √5 और √2 एक रूट के अंदर आ जाएंगे और 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 5 2 10, 2√10। अब 5 और 2 ऐड कर सकते हैं तो हमारा 7 प्लस 2√10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। फोर्थ वाला है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि नंबर वही है, बस एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। तो √5 को अगर a मान लें, √2 को b मान लें, तो ये जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी यही लगा दो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 जो कि आपका 3 होता है। तो फोर्थ वाले पार्ट का आंसर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से d। अब याद करो पाई को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये रेशियो होता है किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस का उसके डायमीटर के साथ। कहने का मतलब ये है, अगर सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट कर लें और डायमीटर को d से डिनोट कर लें तो पाई इक्वल होता है c/d। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हो ना, c = 2πr, या 2 टाइम्स रेडियस आपका डायमीटर होता है, तो हम लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल πd। यहाँ से पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/d। तो यही तो हमारा लिखा हुआ है कि पाई को हम c/d के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पाई क्या है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, एक टकराव सा आ रहा है। पाई तो हमारा इररेशनल होता है, पाई जिसके बराबर होगा वो भी इररेशनल होना चाहिए, यानी पाई इक्वल c/d है तो c/d भी हमारा इररेशनल होना चाहिए। लेकिन देखने से हमको देखो एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है, जैसे हम लिखते हैं ना p/q, उसी तरह से ये भी दिख रहा है। देखने से तो ये रैशनल लग रहा है। अगर ये रैशनल है तो ये पाई के बराबर कैसे हो गया, क्योंकि पाई तो इररेशनल है, और रैशनल और इररेशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो एक टकराव सा हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन जैसी कोई बात ही नहीं है। देखने से आपको भले ही लगेगा कि ये c/d हमारा रैशनल है, लेकिन ये रैशनल है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि c या d इनमें से कोई एक इररेशनल होगा। और मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक रैशनल और दूसरा इररेशनल हो, इनको ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा इररेशनल आएगा। यानी c और d में से कोई एक इररेशनल होगा, तो ये पूरा c/d इररेशनल हो जाएगा। अब आप कहोगे ये हम कैसे मान लें कि c या d में से कोई एक इररेशनल है। तो देखो c और d आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो देखो जब हम कोई सर्किल बनाते हैं तो उसका या तो हम रेडियस मानेंगे, या कह सकते हो डायमीटर मानेंगे, या फिर उसका सर्कमफ्रेंस मानेंगे कि हमको इतने रेडियस का सर्किल बनाना है, ऐसा सर्किल बनाना है जिसका सर्कमफ्रेंस ये हो। तो कोई एक अगर हम मानेंगे तो अगले वाले की वैल्यू हमको निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको डायमीटर दे दिया गया किसी भी सर्किल का, तो सर्कमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं, चाहे मेज़र करके निकाल लो, चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमको डायमीटर दे दिया 4 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस निकालना कैसे निकालेंगे, c इक्वल होता है πd के, डायमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर है, यानी ये हो जाएगा 4 पाई। अब पाई हमारा इररेशनल होता है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। तो सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 4 पाई के बराबर होगी। अब यहाँ देखो 4 तो हमारा रैशनल है, लेकिन पाई हमारा इररेशनल है। रैशनल और इररेशनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आता है, मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया, इररेशनल आता है। यानी जो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकलेगी वो आपकी क्या होगी, इररेशनल होगी। तो अगर एक वैल्यू हमने रैशनल कोई ले ली, जैसे 4 क्या है, रैशनल है, तो दूसरा पक्की बात है कि वो इररेशनल आएगा। अच्छा, अगर हमको सर्कमफ्रेंस दिया हो कि एक सर्किल बनाओ जिसका सर्कमफ्रेंस ये है, तो उसका डायमीटर जब हम निकालेंगे तो वो इररेशनल आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अगर हमको सर्कमफ्रेंस दे दिया 31, ठीक है, अब डायमीटर निकालो तो c इक्वल πd होता है। डायमीटर हमको निकालना है तो c/पाई हो जाएगा। c की वैल्यू 31 है अपॉन पाई, तो डायमीटर कैसे निकलेगा, 31/पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। लेकिन ये जो हमारा 31 है ये तो है रैशनल, पाई क्या है, इररेशनल। और अगर रैशनल और इररेशनल आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या आता है, इररेशनल। इसका मतलब जो डायमीटर हमको निकलेगा वो इररेशनल होगा। सर्कमफ्रेंस हमने रैशनल माना था, डायमीटर क्या है, इररेशनल। तो हर बार हम जितनी भी वैल्यू लेके ट्राई करें यही होगा कि अगर डायमीटर रैशनल ले लोगे तो सर्कमफ्रेंस इररेशनल आ जाएगा, अगर सर्कमफ्रेंस इररेशनल ले लोगे तो डायमीटर रैशनल आ जाएगा। अब आप कहोगे हम दोनों को रैशनल क्या नहीं मान सकते, भाई सर्कमफ्रेंस भी मान लेते हैं, डायमीटर भी मान लेते हैं,
तो देखो सरकमफ्रेंस और डायमीटर आपस में रिलेटेड हैं। डायमीटर को हम चेंज करेंगे तो उसी के हिसाब से सरकमफ्रेंस भी चेंज होता है। दोनों को अलग अलग अपने हिसाब से हम नहीं मान सकते। तो कोई एक की वैल्यू दी होगी तो अगली वैल्यू हम जब निकालेंगे तो वो इररेशनल आएगी। अब ये जो रिलेशन हमने निकाला था ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, पाई इक्वल सी अपॉन डी। अगर सी हमारा रैशनल आ गया तो डी पक्की बात है इररेशनल आएगा, या फिर सी हमारा इररेशनल आ गया तो डी हमारा रैशनल होगा। और एक रैशनल दूसरा इररेशनल आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इररेशनल आएगा। यानी सी अपॉन डी जो आपको देखने से लग रहा है कि एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है और ये तो रैशनल दिख रहा है, लेकिन ये हकीकत में रैशनल नहीं है बल्कि ये इररेशनल है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। तो पहली बात ये कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, देखने से लग रहा है ये आपको ऐसा सीम होगा, ऐसे दिखेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब ये तो मैंने फॉर्मूला लगाकर ये दिखा दिया कि एक अगर आपको रैशनल दिया है दूसरा इररेशनल आएगा, ये पक्की बात है। मेजरमेंट भी अगर आप करोगे तो भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि कोई सर्किल आपने बना दिया, उसका रेडियस और उसका सर्कमफ्रेंस जब मेजर करोगे तो उनमें से कोई एक इररेशनल आपको जरूर मिलेगा। एक इररेशनल मिलेगा, दूसरा रैशनल मिलेगा, तो जो वैल्यू आएगी सी अपॉन डी की वो इररेशनल ही होगी। आंसर आप समझ गए होगे। अब लिख के कैसे दिखाना है, आपके एनसीईआरटी बुक में पीछे आंसर में दिया भी हुआ है, उसी को आप कॉपी कर सकते हो। मेन चीज़ समझने वाली चीज़ थी कि आपने समझ लिया सही से, अब उसी को आप बस प्रेजेंट करना है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई भी टकराव नहीं है। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस। अब याद करो किसी भी चीज़ की आप मेजरमेंट लेते हो स्केल से या किसी भी डिवाइस से, यू ओनली गेट एन अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू। तो जो रैशनल वैल्यू आपको निकल के आती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है, लगभग लगभग होती है, एग्जैक्ट नहीं आती। सो यू मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इररेशनल। तो आपको एहसास नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा होता है कि सी या डी इनमें से कोई एक इररेशनल होता है। तो कोई एक इररेशनल हो गया तो इनका रेशियो इररेशनल होगा। ये आप पूरा स्टेटमेंट आंसर में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्लास 9 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं उस वाली बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे, फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपका केस बेस्ड हो गया, सब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, तो इससे काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर चैप्टर के एंड पे आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को आप समझ गए तो कोई भी डेसिमल वाले नंबर के रूट को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम हमको ये करना है कि रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उतनी बड़ी लाइन खींचेंगे। जैसे हमारा अंडर रूट 9.3 दिया हुआ है तो 9.3 यूनिट्स की लाइन खींचेंगे। अब ये यूनिट अपने से मान सकते हो कि ये जो 9.3 है वो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, क्या है। जैसे यहाँ ड्रॉ करने के लिए बेस्ट ये रहेगा कि हम इसको 9.3 सेंटीमीटर मान लें। तो ये 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने खींच ली। ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको हम ए मानेंगे, जहाँ पर ये एंड हो रहा है इसको बी मानेंगे। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो 4 पे रख लिया है, 5 तक एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि स्केल की जो लाइन है वो इससे मैच करेगी तभी स्ट्रेट में आएगी। तो ये एक 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच गई। अब ये जो हमारा पॉइंट है जिसको हमने बी बताया था, अभी हम लिख लेंगे ये हमारा 0 है। तो ये हमारी नंबर लाइन की तरह से बन रही है, जहाँ पर ये 0 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई थी वो 9.3 थी। इसका मतलब इधर लेफ्ट में जाएंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है जिसको ए हमको मार्क करना है ये -9.3 होगा। तो हम -9.3 लिख लेते हैं। अब ये 0 है, इससे 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 होगा। अब ये जो पूरी हमारी लाइन बनी है इसका सेंटर निकाल लेंगे, यानी ये -9.3 से लेके 1 तक। तो आप चाहे कंपास की यूज़ कर सकते हो और उससे फिर इसको बाइसेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पड़ जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम स्केल से ही कर लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई, ये पूरी लंबाई हमारी 9.3 थी, इसमें 1 और जोड़ दो तो 10.3 हो जाएगी। 10.3 का हाफ 5.15 होता है, तो 5.1 से थोड़ा सा ज़्यादा ये हमारा सेंटर हो जाएगा। तो ये देखो 5.1 से थोड़ा सा ज़्यादा हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये हमारा ए है, इसको हम ओ मान लेते हैं, और ये जो हमारा पॉइंट है 0 वाला ये बी है, और जो 1 है इसको सी मान लेते हैं। अब इसको सेंटर मानते हुए
एक सेमी सर्किल बनाएंगे यहाँ ए से लेके ऐसे सी तक। ये हमारा सेमी सर्किल बन गया। अब हमको क्या करना है, इस बी से बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करना है जहां तक ये सर्किल को टच करे वहां तक। तो इसको भी कंस्ट्रक्शन की मदद से बना सकते हो, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता। ये आपके पास सेट स्क्वायर है, इसका यूज करके डायरेक्ट आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जिस लाइन से 90 डिग्री बनाना है उस पर इसको रखेंगे, इस सेट स्क्वायर का ये वाला साइड, और ऐसे हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, ये जो सेट स्क्वायर मेरे पास में ये प्रॉब्लम है ना कि यहाँ देखो ऐसे कर्व है, जनरली ऐसे कर्व रहता है, घुमा हुआ रहता है। इससे होता क्या है कि अगर ऐसे आप ड्रॉ करते चलोगे तो ये ऐसे आके घूम जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका ये है कि ये जो आपकी लाइन है इस पे इसको ना रखो, बल्कि ये वाली लाइन को मैच कराओ। इसको मैं उल्टा दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है इसको आप इस लाइन पे रखो। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यानी अगर इसको ऐसे हम मैच कराएंगे तो यहाँ से ये ऐसे जाके घूम सकता है। थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, जहाँ पर ये नंबर लिखा है इसके साइड में से हल्की सी लाइन है, तो ये मैंने इसको रख दिया। अब देखो ये बिल्कुल लाइन में आ रहा है। अगर मैं ऐसे यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये देखो आ गया। अब ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है। ये जो लंबाई है यही आपका √9.3 है। अब इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे हम, और कुछ दूर तक 1 सेंटीमीटर पे ग्रेजुएशंस कर देंगे, यानी मार्किंग कर देंगे। ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये जो √9.3 की लेंथ आई है इसका मेजरमेंट हम ले लेंगे इस कंपास पे। ये लेंथ आ गई। अब 0 पे इसको रख के एक आर्क कट करेंगे जहाँ पर ये कट करेगा, क्योंकि ये जो लेंथ है यही आपके √9.3 है। अब इससे जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ भी √9.3 होगी। तो ये मैंने 0 पे रखा और ये एक आर्क हमने कट कर दिया। अब यहाँ देख सकते हो 3 से थोड़ा सा आगे जाके ये कट कर रहा है, तो जहाँ ये कट करेगा यही पॉइंट आपका √9.3 होगा। ये वाली लेंथ को भी आप दिखा देना कि ये √9.3 है, और ये पॉइंट आपका D है जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हमारी सर्किल को टच कर रही है। तो लाइन के नीचे हमने नंबर्स दिखा दिए हैं, जैसे -9.3 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3, और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी नेमिंग कर दी है। जैसे ए है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, यहाँ जहाँ टच कर रहा है ये D पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब चाहो तो इसको भी थोड़ा सा इधर बढ़ा सकते हो। चलो ये मैंने ऐसे बढ़ा दिया। अब इधर हम एरो लगा देंगे तो ये प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 पॉइंट है, और ये सारे जो पॉइंट हमको दिखाने था √9.3 वो दिख रहा है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, सबसे पहले रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उतनी बड़ी लाइन खींच दो। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो A, जहाँ एंड कर रहे हो वो B। अब इस B से 1 सेंटीमीटर और बना दो तो आपको एक C पॉइंट मिल जाएगा। अब ये जो AC है इसका मिड पॉइंट निकाल लो, उसको O मान लो। O को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्किल आपको बनाना है। अब इस 0 से यानी B वाले पॉइंट से एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करोगे जहाँ ये सर्किल को टच करे। यही लेंथ आपकी √9.3 होगी, या जो भी वैल्यू आपको दी है वो होगी। यहाँ से कंपास पे इसकी मेजरमेंट ले लो और 0 पे रखते हुए आर्क कट कर दो। जहाँ पर आएगा वही आपका डिजायर्ड वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यानी आप देख सकते हो सारे ही आपके इरैशनल हैं, सबके डिनोमिनेटर, इनको रैशनल बनाना है, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो 2 टर्म है तो उनके बीच में कुछ साइन होगा। जैसे सेकंड वाले में देखो ये 2 टर्म है, बीच में साइन लगा है, यहाँ 2 टर्म है, बीच में साइन लगा है, यहाँ 2 टर्म है, बीच में साइन लगा है, तो साइन को बदल देना है। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ठीक है। और अगर एक ही टर्म है तो वही नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वाला है 1/√7 ना, तो डिनोमिनेटर में क्या है √7, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है 1/√7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर में लिखा है √7, तो यही न्यूमरेटर में और यही डिनोमिनेटर में, यानी √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 और √7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √7 हो जाएगा, और √7 और √7 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी √7 और √7 मल्टीप्लाई होगा तो √7 का स्क्वायर होगा, और किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो तो उसका रूट हट जाता है। तो 7 के ऊपर जो रूट लगा था वो हट गया, तो आंसर आ गया √7/7। अब सेकंड वाला क्या है 1/√7 माइनस √6, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। बस 2 टर्म है तो बीच में जो साइन है वो बदल जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई होगा √7 और माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, प्लस √6/√7 प्लस √6। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर a²
माइनस बी स्क्वायर आता है। अगर रूट वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा तो उसका रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो फिर वो रैशनल बन जाएगा। इसीलिए अगर माइनस वाला हमको दिया होता है तो प्लस वाला लिख लेते हैं, प्लस वाला दिया होता है तो माइनस वाला लिख लेते हैं, ताकि ये जो मल्टीप्लाई हो तो रूट वाले टर्म खत्म हो जाए। यही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूट 7 को अगर a मान लो, रूट 6 को b मान लो, तो a माइनस बी और a प्लस बी बनना है। तो सॉल्व हो के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी बुक में पीछे आइडेंटिटी दी हुई है, उसका यूज़ कर सकते हो। यानी ये देखो, आपको 6 आइडेंटिटीज़ दी हुई है, इनमें से आप मैच करा लो कि क्या बनना है। तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो ये थर्ड वाला बनना है, रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b। तो आंसर आ जाएगा a माइनस b, यानी रूट a का स्क्वायर किया तो रूट हट गया तो सिंपल a बचा, रूट b का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, सिर्फ b बचा, तो a माइनस b आ गया। तो इस तरह से आप अगर आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ चेंज नहीं होगा, यानी रूट 7 प्लस रूट 6 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, 7 में 6 गया तो आपका 1 बचा, और 1 को डिनोमिनेटर में लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। अब थर्ड वाला देख लो, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। अब यहाँ प्लस वाला टर्म दिया हुआ है तो साइन चेंज करके माइनस कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट 5 को a मान लें और रूट 2 को b मान लें तो a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी जब आएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 माइनस 2 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट आप कर पाओगे। तो हमने इस फ्रैक्शन को रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 आपका 3 आता है। तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ वाले पार्ट की बात कर लें, उसी तरह से हम इसको कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में रूट 7 माइनस 2 है ना, तो बस साइन चेंज करना है, बाकी सारी वही रहेगी चीज़ें। तो रूट 7 माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2 रूट 7 प्लस 2। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, जहाँ पर रूट 7 हमारा a है और 2 हमारा b है। तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर आपका 7 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया तो 3 बचा। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3 ये फोर्थ वाले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्रायल्स के सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।